बढ़िया। ये पीछे क्यों? तो शुरू कर ले। पीछे आवाज़ ठीक है? थैंक यू। तो ट्रस्ट की जगह पर, विश्वास की जगह पर देखेंगे कि ठीक से समझने का क्या फल होता है। तो दूसरे की मूल चाहना के ऊपर हमारी सतत आश्वस्ति बनी रहती है, हमारा कंटिन्यूअस ट्रस्ट बना रहता है ओवर द इंटेंशन ऑफ द अदर ह्यूमन बीइंग। और कार्यक्रम जो हम बनाते हैं, म्यूचुअल प्रोग्राम जो बनाते हैं हम, ज्वाइंट प्रोग्राम जो बनाते हैं हम, वो तो अपनी और दूसरे की दोनों की योग्यता के सटीक आकलन के साथ ही बनाते हैं। तो चाहने पर भी भरोसा बना रहता है, अपना भी और दूसरे का भी, और योग्यता में कमी को पहचान करके एक दूसरे की क्या ठीक योग्यता है उसके आधार पर साथ मिलकर के कैसे हम पूरक हो सकते हैं, उस आधार पर हम प्रोग्राम बनाने के, कार्यक्रम बनाने के काम को कर पाते हैं। और इस पूरे में देखेंगे ना, एक मुख्य बात समझने की ये है कि दूसरे की चाहना पर जो ये विश्वास हमको बना है, ये कोई दूसरे को देख करके नहीं बना है, दूसरे के करने को देख करके नहीं बना है। कहाँ से बना है? जितना मानव के रूप में मैंने स्वयं का अध्ययन किया है और ये देखा है कि मूल रूप में मैं स्वयं सुखी होना चाहता हूँ, दूसरे को भी सुखी करना चाहता हूँ, इस रूप में हमको दिखाई दिया है कि मेरी चाहना शुभ की ही है। गलती योग्यता के अभाव में हमसे भी हो जाती है, गलती योग्यता के अभाव में दूसरे से भी हो जाती है। जैसे मेरी योग्यता में कमी होने के बावजूद भी, जैसे मुझसे गलतियां होने के बावजूद भी मुझे अपनी मूल चाहना के ऊपर शंका नहीं होती है, ऐसे ही दूसरे की योग्यता में कमी देखने के बावजूद भी हमको उसकी मूल चाहना के ऊपर शंका नहीं होती है। तो ये जो मेरा दूसरे के इंटेंशन पर विश्वास बना हुआ है, ये इसलिए नहीं बना है कि दूसरा हमसे ठीक व्यवहार करता है, ये इसलिए बना है कि मानव के रूप में अपना अध्ययन करके मैंने ये बात देखा है कि मूलतः मैं स्वयं को सुखी करना चाहता हूँ, मैं दूसरे को भी सुखी करना चाहता हूँ, और योग्यता में कमी होने के बावजूद भी मेरी चाहना तो ठीक की ही रहती है। ये बात जो मैंने अपने लिए देखा है ना, उसी से मुझे हर मानव के बारे में ये बात पता चलती है। ठीक वैसे ही जैसे अपने यहाँ की एक गाय को जब आप देखते हैं कि वो घास खाती है, दूध देती है, गोबर देती है, तो आपको संसार की हर गाय के बारे में ये बात पता चल जाता है कि वो घास खाती है, दूध देती है, गोबर देती है। जिस गाय से जिंदगी भर मिले हों उसके बारे में भी ये बात पता चल जाती है, जिस गाय से पहली बार मिल रहे हों उसके बारे में भी ये बात पता चल जाती है, और जिस गाय से आज तक नहीं मिले हों उसके बारे में भी ये बात पता है कि वो घास खाती है, दूध देती है, गोबर देती है कि नहीं। समझ के आधार पर भाव के स्थिर होने का मतलब ये है कि मानव के रूप में स्वयं को हमने जब ठीक ठीक समझा है और अपने में ये बात देख पाए हैं कि योग्यता में कमी होने के बावजूद भी, गलतियां होने के बावजूद भी मूल रूप में हमारी चाहना तो ठीक की ही बनी रहती है कि मैं स्वयं को सुखी समृद्ध करना चाहता हूँ, चाहती हूँ, दूसरे को भी मैं सुखी समृद्ध करना चाहता हूँ, चाहती हूँ। ये मूल आधार है जहाँ से हमारा ये समझ स्थिर हुआ है। पहला मूल आधार ये है। दूसरा मूल आधार है, दूसरे से पूछ करके भी देख लीजिए। अपमान से अपमान करते हुए, विरोध से विरोध करते हुए आदमी से भी पूछ करके देख लीजिए कि तुमको विरोध सहज रूप में स्वीकार है कि स्नेह स्वीकार है, सम्मान सहज रूप में स्वीकार है कि अपमान सहज रूप में स्वीकार है, पता चल जाएगा। तो अगले से पूछ करके भी ये बात पता चल जाती है
कि वो खुद स्वयं को सुखी समृद्ध करना चाहता है कि नहीं, दूसरे को सुखी समृद्ध करना चाहता है कि नहीं। पर मूल आधार है अपना ऑब्जर्वेशन करके, अपना निरीक्षण करके, अपने को देख करके हमारा वो निष्कर्ष निकला है। चूंकि ये निष्कर्ष समझ के आधार पर हमारा निकला हुआ है, इसलिए अब जब आप हमको गाली भी दे रहे हैं, अपमान भी कर रहे हैं, विरोध भी कर रहे हैं, तब भी हमको ये बात दिखाई देती है कि मूल में आप गाली देना नहीं चाहते हैं, अपमान करना नहीं चाहते हैं, विरोध करना नहीं चाहते हैं। मूल में तो आप ठीक ही जीना चाहते हैं, किसी समस्या में उलझ करके नासमझी बस ऐसा कर रहे हैं। ये बात हमको दिखाई देती है जब आप गलती कर रहे हैं तब भी। तो अपमान करते हुए व्यक्ति के लिए भी, विरोध करते हुए व्यक्ति के लिए भी, ईर्ष्या करते हुए व्यक्ति के लिए भी, द्वेष करते हुए व्यक्ति के लिए भी ये दो बात हमको दिखाई देती है। और इसको मैं होमवर्क दे रहा हूँ कि इसको ट्राई करके देखिएगा अभी से, कि एक बार अपने में जब ये बात हमको दिखती है कि मूल रूप में तो मैं खुद सुखी समृद्ध होना ही चाहता हूँ, दूसरे को भी सुखी समृद्ध करना ही चाहता हूँ, तो अगला जब भी हमारे साथ कोई गलती करता हुआ, अपमान करता हुआ, विरोध करता हुआ दिखाई देता है ना, तो उस व्यक्ति के लिए भी हमको पहली बात ये दिखाई देती है कि मूल में तो वो खुद सुखी समृद्ध होना चाहता है, हमको भी सुखी समृद्ध करना चाहता है, इस रूप में अपना भी शुभ चाहता है, हमारा भी शुभ चाहता है। नासमझी बस योग्यता के अभाव में वो गलतियों को कर रहा है। पहली चीज ये देखने की जरूरत है अगले के लिए। ये समझ में आया कि किसी भी व्यक्ति को, मैं इसको दूसरी भाषा में कहता हूँ और इसको जितनी बार कहिएगा मैं रिपीट कर दूंगा, लेकिन इसको पकड़ना जरूरी है। जैसे इस कमरे में भी आप बैठे हैं, आप अगर मेरी आवाज़ पर ध्यान नहीं दे रहे हैं और बाकी सब कुछ देख रहे हैं कमरे में, एसी का टेम्परेचर भी देख रहे हैं, पंखा भी देख रहे हैं, रिकॉर्डिंग ठीक से हो रहा है कि नहीं वो भी देख रहे हैं, बगल वाला कॉपी में क्या लिख रहा है वो भी देख रहे हैं, पानी की बोतल का भी हिसाब रखे हुए हैं, ये सब हिसाब आप रखें और मेरी बात को सुनने पर ध्यान नहीं दें, आपका यहाँ बैठना सार्थक है कि व्यर्थ है? व्यर्थ है ना। ऐसे ही जब दूसरे मानव को देखने का काम कर रहे हैं ना, तो उसका कपड़ा दिखाई दे चाहे नहीं दे, उसका रंग रूप दिखाई दे चाहे नहीं दे, उसके हाथ में मोबाइल, जूते, चप्पल कौन से हैं ये दिखाई दे चाहे नहीं दे, वो कैसा व्यवहार कर रहा है ये दिखाई दे चाहे न दे, वो किस टोन, किस भाषा में बोल रहा है वो दिखाई दे चाहे नहीं दे, मूल रूप में ये दिखना जरूरी है कि वो भी मेरे जैसा मानव है जो खुद सुखी समृद्ध होना चाहता है, हमको भी सुखी समृद्ध करना चाहता है, अपना शुभ चाहता है, हमारा शुभ चाहता है, और गलती नासमझी वश योग्यता के अभाव में जैसे हमसे होती है वैसे उससे भी होती है। ये बेसिक बात अगले के लिए दिखना जरूरी है। उसका कपड़ा नहीं दिखे चलेगा। जैसे मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ, आप प्रश्न पूछते हैं, आपके चेहरे का एक्सप्रेशन हमको नहीं भी दिखता है, आपके कपड़े पर हमारा नहीं भी ध्यान जाता है, आपके पैर की उंगलियां हमको नहीं भी दिखाई देती हैं, मुद्दा मेरे लिए वो नहीं है। मुद्दा क्या है? जो आप कह रहे हैं वो सवाल हमको सुनाई दे दे कि नहीं, उतने से हमारा काम चल जाता है। तो मानव के रूप में जब हम अगले को देख रहे हैं तो उसको भी अपने जैसे मानव के रूप में देख पाना। जैसा मैं सुखी समृद्ध होना चाहता हूँ, दूसरे को भी सुखी समृद्ध करना चाहता हूँ, वैसा ही आप भी खुद सुखी समृद्ध होना चाहते हैं, हमको भी सुखी समृद्ध करना चाहते हैं। इस रूप में अपना शुभ चाहते हैं, हमारा शुभ चाहते हैं। नासमझी बस योग्यता के अभाव में जैसे हमसे गलती हो जाती है वैसे ही आपसे भी गलती हो जाती है। इस बेसिक बात को देखना ये पहली ज़रूरत है। बाकी कुछ भी दिखे नहीं दिखे चलेगा, आपका कपड़ा नहीं दिखे चलेगा, आपका रंग रूप नहीं दिखे चलेगा, आपका व्यवहार नहीं दिखे चलेगा, आपका टोन नहीं दिखे चलेगा, लेकिन ये बेसिक बात दिखना जरूरी है। और इसको देखने के लिए आपके किसी व्यवहार को, किसी आचरण को, किसी करने को देखने की ज़रूरत नहीं है।
ठीक वैसे ही जैसे यहाँ की कोई भी गाय हमको दिखाई देती है, हमको उसके बारे में देखते ही समझ में आ जाता है कि ये घास खाती है, गोबर देती है, दूध देगी। जैसे गाय के लिए हमको ये बात देखते ही समझ में आ जाती है बिना उसका रंग रूप और बाकी हिसाब लगाए हुए, वैसे ही जब हम मानव के रूप में स्वयं का अध्ययन करके ये बात देखे हैं तो अगले मानव के लिए भी हमको ये बात दिखाई देती है। तो आप में इस बात को देखने का आधार आपका रंग रूप नहीं है, आपका कपड़ा नहीं है, आपका व्यवहार नहीं है, आपका आचरण नहीं है, बल्कि मानव के रूप में जो मैंने स्वयं का अध्ययन किया है और वहाँ से ये निष्कर्ष निकाला है, वही हमको आपके लिए भी दिखाई देता है। जी दीदी सॉरी। आपने जैसे बोला कि गलती जो है वो इंसान नासमझी की वजह से करता है, ठीक है। अभी जो दूसरा व्यक्ति है हम में वो समझ है, ठीक है, पर अभी जो दूसरा व्यक्ति है वो अगर वही गलती बार बार करता रहे तो वो क्या वो नासमझी हो सकती है? वही गलती अगर बार बार रिपीट हो रही है, चाहे एक गलती, दूसरी गलती हो, तीसरी गलती, कोई भी अलग अलग हो। एक बच्चा अगर गणित के प्रश्नों को 20 बार गलत कर रहा है तो 21वीं बार ठीक समझ के कर लेता है कि नहीं कर लेता है? हम सब टीचर बैठे हुए लोग हैं ना ज़्यादातर। वही बच्चा जो 20 बार उस प्रॉब्लम को गलत कर रहा है, उसको किसी एक बार पकड़ में आ जाता है तो उसके बाद ठीक करने लगता है कि नहीं करने लगता? तो ये जो दूसरे के लिए हमको दिखता है ना कि वो बार बार वो गलती कर रहा है, हमको ये देखना चाहिए कि उसको ठीक करने में सहयोग करने के नाम पर हम क्या कर रहे हैं। एक बच्चा जिसको गणित नहीं आता है उसको सुबह शाम 2 थप्पड़ मारें, सुबह भी शाम भी, ठीक, कि तुमको ये भी नहीं आता, तुमको वो भी नहीं आता। बगल वाले को देखो क्लास 5 का बच्चा कर लेता है, तुम 8 में रह के भी गधे हो गए हो। ये थप्पड़ मारने से वो गणित सीख लेगा? या स्टेप बाय स्टेप क्रमबद्ध ढंग से उस प्रॉब्लम को उसको स्टेप वाइज सिखाएंगे तब वो सीखेगा। तो हमको रुक के देखना चाहिए कि दूसरे को ध्यान दिलाने की प्रक्रिया के नाम पर हम क्या कर रहे हैं। हम उसका विस्तार कल करेंगे, आज नहीं कर रहे हैं, कल करेंगे। लेकिन ये देखना चाहिए कि उन तरीकों को हम ठीक अगर नहीं अपना रखे हैं, दूसरा 20 बार क्या सैकड़ों बार भी गलती करेगा जी। जिसने कभी ज़िंदगी में अंग्रेजी पढ़ने का काम नहीं किया है, बचपन से लेके मरते समय तक अंग्रेजी गलत ही बोलता है कि नहीं? माइक दे दीजिएगा। भैया हमारे न हमारी स्कूल में, फुलका स्कूल में 3री कक्षा का एक बालक है, पार्थ ठाकुर करके है। तो वो बच्चा क्या है कि हम उसको बार बार समझाते हैं कि वो क्या करता है, वो क्लास में भी है ना उसकी कॉपी कंप्लीट नहीं करता है, वो घर से भी होमवर्क नहीं करता है, और उसके जो ट्यूशन टीचर है वो भी बताते रहते हैं कि वो क्या करता है, लेट आता है या तो फिर कोई भी कुछ ना कुछ बहाना करता है और चला जाता है, या तो बुक्स ही नहीं लेकर आता है। तो ये 6 महीने से ये सब कुछ हो रहा है। तो हम भी ऐसे कंफ्यूज हो गए थे कि क्या करना चाहिए इसका। तो अभी मुझे समझ में आ रहा है कि हमें उसके रास्ते ढूंढने पड़ेंगे। जो हमने उस पे जो हम उसको जो बोल रहे थे या तो जिस तरह से हम उसको ट्रीट कर रहे थे, शायद वो उसका अपमान या उसका अविश्वास, मतलब उसका विश्वास नहीं जीत पा रहे थे और उसको हम पे अविश्वास हो रहा था। तो हम गलत है, वो तो अपनी जगह उसकी तो नासमझी है, तो हम समझदार मानकर भी हम नासमझी कर बैठते हैं। तो हमें उसके लिए नए रास्ते और अलग अलग रास्ते अपनाने पड़ेंगे ताकि वो बच्चा अपना कार्य कर सके। बिल्कुल, और कल हम इस पर थोड़ा और बात करेंगे कि कैसे इन तरीकों के ढूंढने के काम को हम कर सकते हैं। पर मैं हर बार ये बात कहता हूँ कि मैं यहाँ से कुछ कह रहा हूँ, आपको बात समझ में नहीं आए तो दोनों तरह से बात की जा सकती है। एक तरीका ये हो सकता है कि आप समझना नहीं चाहते, आप ध्यान देना नहीं चाहते। एक तरीका इसको देखने का ये भी हो सकता है कि जहाँ खड़े होकर के आप बात को समझ सकते हैं, मैं वहाँ से बोल नहीं रहा हूँ, ये भी तो हो सकता है ना। इस दूसरी संभावना को जब हम खुला रखते हैं ना, तो पहले तरीके से बात नहीं जाती है तो दूसरे तरीके से बोलते हैं, दूसरे से नहीं जाती तो तीसरे तरीके से बोलते हैं,
उतने से नहीं जाए तो 2 उदाहरण बताने की कोशिश करते हैं। ये अलग अलग तरीकों से हम आपके स्तर पर खड़े होकर के आपसे जुड़ने का प्रयास करते हैं। लेकिन ये तब हो सकता है जब हमको ये भरोसा बना रहता है कि मानव मूलतः सही को समझना ही चाहता है। ये अगर बात ही खत्म हो जाए, हमको लगे कि आप समझना ही नहीं चाहते हैं, हमको यहाँ खड़ा होकर बोलने का भी मन करेगा क्या? तो हमको ये पकड़ना ज़रूरी है कि अगर आपको इंटरेस्ट नहीं आ रहा हो, आप चीज़ों को ठीक नहीं पकड़ पा रहे हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि आप समझना नहीं चाहते हैं, या आप ठीक जीना नहीं चाहते हैं, या आप अपनी ज़िंदगी में सुख समृद्धि नहीं चाहते। इसका मतलब इतना ही है कि मैं इस पूरी बात को आपके सुख समृद्धि से कनेक्ट करके नहीं बता पा रहा हूँ। इसका मतलब इतना ही है कि जिस तरीके से आप बात को पकड़ सकते हैं, उस तरीके से मैं उसको एक्सप्रेस करने का काम नहीं कर पा रहा हूँ। जिस समय भी मैं वो कर पाऊँगा, आप कनेक्ट हो सकते हैं, आप जुड़ सकते हैं, आप आगे बढ़ सकते हैं। ये संभावना खुला रखने की ज़रूरत है कि नहीं है? बस उसी का एक उदाहरण देना चाहूँगी जो बात चल रही विश्वास की। जैसे मैं स्कूल में थी, मुझे गणित मैथ्स का एग्जाम्पल है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था। टीचर जो समझाती थी बिल्कुल समझता नहीं था, और घर पे मम्मी मार मार के सिखाती थी, इसलिए मुझे मैथ्स कभी पसंद नहीं आया। लेकिन जब मैं 8th में गई तब मैंने ट्यूशन लगाया। मैं अकेली स्टूडेंट थी वो टीचर की। तो वो पढ़ने के बाद जब एंड में रिजल्ट आया, तो जो हमेशा मुझे 35 आउट ऑफ 100 मिलता था, वही टीचर के समझाने से, सेपरेट अच्छी टीचर से जो मुझे प्रेम से समझाती थी, मुझे 98 आउट ऑफ 100 मिला। है कि मैथ्स सब्जेक्ट ही, लेकिन समझाने का तरीका, मम्मी मार के स्कूल में टीचर तो नहीं समझा, और जो मेरी ट्यूशन टीचर थी वो प्यार से, कितनी भी गलतियाँ करूँ, एक पेशेंस से मुझे समझाती थी। तो मुझे खुद पे विश्वास आने लगा कि हाँ मैं भी कर सकती हूँ। तो ट्रस्ट की, तो खुद पे भी एक ट्रस्ट आने लगा। वही बस है ना, बहुत सारे केसेस जैसे दिखते हैं, 35 से 98 होने का जैसे केस दिख रहा है ना, ऐसे कई जगहों पर आप देखेंगे जिस सब्जेक्ट के टीचर के साथ बच्चे का जुड़ाव बन जाता है ना, उस सब्जेक्ट में स्वाभाविक रूप से बच्चे की रुचि हो जाती है। मैं तो साइंस का स्टूडेंट रहा हूँ, साइंस में सारी पढ़ाई किया हूँ, लेकिन हमारे टीचर एक हिंदी और संस्कृत के टीचर थे, क्लास 5-6 का बता रहा हूँ, जिनके साथ बहुत अच्छा कनेक्शन था हम सब लोगों का। तो हम में से ज़्यादातर लोगों को हिंदी पढ़ने में रुचि थी, संस्कृत पढ़ने में रुचि थी, यद्यपि हम बाद में साइंस पढ़े। और उस क्लास 5, 6, 7 के दौरान जितना हिंदी और संस्कृत उन्होंने पढ़ा दिया ना, क्लास 10 तक हमको कभी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ी, और हम क्लास 10th में हिंदी संस्कृत दोनों के टॉपर्स में आते थे। वो 2 साल की जगह पर ये परिणाम हमको तो अपनी ज़िंदगी में दिखाई देता है। आप अपने लिए भी उस बात को देखेंगे, जितना बच्चे आपके साथ जुड़ाव महसूस करते हैं, उतना फिर आपके सब्जेक्ट के साथ भी जुड़ाव महसूस करते हैं। आपको देख करके ही अगर उसको भय आए, हमको देख करके ही उसको भय आए, घबराहट शुरू हो जाए, वो थप्पड़ डांट और मार याद आना शुरू हो जाए, सब्जेक्ट पर ध्यान कहाँ से कंसंट्रेट होगा जी? एक तो बच्चा पहले से कमज़ोर, ऊपर से उसको ये भय, ये चिंता, ये घबराहट, ये परेशानी और जुड़ गई। करेले के ऊपर नीम चढ़ा दिया हमने, फिर हमको लगता है काम नहीं हो रहा है। कैसे काम होगा जी? नमस्कार। अ ट्रू टीचर इज़ वन, आपने जो बोला, वो कम्स डाउन टू द लेवल ऑफ स्टूडेंट, बच्चे के स्तर पर जाके उसको पढ़ाना, नहीं कि हमारे स्तर से। और गुजराती में एक शब्द है माँ स्तर। तो अभी कुछ बहन जी ने या मैडम ने कहा था कि आप तो पढ़ाते उसके लेवल पे आकर, लेकिन माँ के स्तर पर स्नेह के साथ, सम्मान के साथ अगर पढ़ाओ तो मास्टर शब्द बहुत बढ़िया है। धन्यवाद। बढ़िया। माइक। इसी का एग्जाम्पल देने के लिए मैं कहना चाह रही थी भैया कि जैसे कि माँ के लिए अपना बच्चा, भले वो मोटा हो, दुबला हो, मंद बुद्धि हो, जैसा भी हो, वो उसको प्यारा ही लगेगा। वो 10 बार कहने से नहीं समझता है तो भी 11वीं बार माँ उसी विश्वास से उसको सिखाती है कि अब तो ये समझ ही जाएगा। तो क्या टीचर अपने बच्चों के लिए ऐसा सोच के ना करे? दीदी, आज के दिन तो दुर्भाग्य हो गया है कि लोग अपने घर में बच्चों के लिए भी वो धैर्य रखने को तैयार नहीं है। ये बात आपकी सही है, लेकिन जैसे कि मैंने आपको अभी बताया 10 साल पहले, हाँ ऐसा नहीं था। ठीक कह रहे हैं। तो मैं तो इस बात से सहमत हूँ कि हम अपने घर में भी उस आत्मीयता और स्नेह के साथ जी सकें।
ये बात को देख सकें कि जितनी स्नेह और आत्मीयता से हमारा ध्यान दिलाया जाता है ना, हमारे ध्यान देने की संभावना उतनी ज़्यादा होती है। जितने अपमान, विरोध, क्रोध और घृणा के ढंग से हमको ध्यान दिलाया जाता है, हमारा ध्यान उतना कम जाता है, कम जाता है। अपने लिए ये बात को देखेंगे ना, तो बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप कि वही बात हमको बच्चे के लिए भी समझ में आती है। वो बच्चा हमको अपने संबंधी के रूप में दिखाई दे, उसके साथ हमको अपना जुड़ाव दिखाई दे, वो आत्मीयता दिखाई दे, शिक्षा संस्कार एक जिम्मेदारी के काम के रूप में दिखाई दे, न कि एक सिर्फ व्यवसाय प्रोफेशन के रूप में दिखाई दे, जीने का नज़रिया बदल जाता है जी। स्कूल स्वर्ग है, वो स्वर्ग जैसा होना चाहिए, ऐसा गुणवंत सा कहते हैं। और बच्चों को स्कूल से घर जाने में दुख होना चाहिए, उनको ऐसी भावना होनी चाहिए कि कब स्कूल में वापस जाऊं। हमने ऐसे बच्चे भी देखे हैं जो माँ से ज़्यादा अपने क्लास टीचर को प्यार करते हैं। आज वो 50 साल का लड़का या 25 साल का हो गया है, वो टीचर मिलती है तो पैर छूता है, और माँ को इतना सम्मान नहीं देता जो 50 साल पहले या 25 साल पहले जिस टीचर के साथ पढ़ा है। और गुणवंत शाह ने तो ऐसा भी कहा है कि अगर घर में पत्नी से झगड़ा हो और आपका मूड ठीक नहीं हो, आप बीमार हो उस दिन छुट्टी मत लो, लेकिन आपका मूड ठीक नहीं हो, घर में झगड़ा हुआ हो, खाना अच्छा नहीं बना हो, तो आप छुट्टी ले लो। बच्चों को जाकर डांट कर पढ़ाने में अपना गुस्सा बच्चों पे मत निकालो जो बीवी पे नहीं निकाल सकते। टेक लीव, हाफ डे और फुल डे। धन्यवाद। ये तो आपने बहुत लोगों के दिल का दर्द बोल दिया। तो इशारों में कुछ कहना भी पड़ता है। विचार किया जाए। देखिए, मुख्य होमवर्क जो मैं कह रहा था ना, मैं उस पर लौट करके फिर से ध्यान दिला दूं। वो आदमी जो हमारे साथ अपमानपूर्वक जी रहा है, विरोधपूर्वक जी रहा है, क्रोधपूर्वक जी रहा है, घृणापूर्वक जी रहा है, उस व्यक्ति के लिए भी ये बात दिखने की ज़रूरत है कि मूल में वो भी खुद को सुखी समृद्ध करना चाहता है, हमको सुखी समृद्ध करना चाहता है, अपना भी शुभ चाहता है, हमारा भी शुभ चाहता है। नासमझी बस योग्यता के अभाव में उससे भी ऐसे ही गलती होती है जैसे हमसे होती है। और जब दूसरे का लगे कि गलती नासमझी नहीं है, तो अपने लिए रुक के देखना चाहिए कि हम जब बार बार गलतियां करते रहते हैं तो उसका कारण क्या है। मानव के रूप में हर बार स्वयं का अध्ययन करने जाएंगे ना, उत्तर मिलना शुरू हो जाएगा। तो पहली चीज किसी भी मानव के लिए ये देखने की जरूरत है। दूसरी चीज जो देखने की जरूरत है ना, वो ये कि अपमान, विरोध, क्रोध और घृणा को करता हुआ व्यक्ति बेसिकली दुखी है, पीड़ित है, परेशान है, उसने अपने अंदर आग लगा लिया है, अब हमारी तरफ आ रहा है। अगला दुखी, परेशान और पीड़ित के रूप में जब हमको दिखाई देता है ना, तो हमारे क्रोध आने की संभावना नहीं है, दया आने की संभावना हो सकती है। मैं हर बार ये बात कहता हूँ कि हमारे सामने कोई गाड़ी जा रही हो, एक स्कूटी जा रही हो और उसका एक्सीडेंट हो जाए, हम ब्रेक लगाते हैं कि हम भी जाके धक्का मारते हैं? ब्रेक लगाते हैं। क्यों? क्योंकि अपना हाथ पैर नहीं तुड़वाना, अपनी स्कूटी नहीं तुड़वानी। तो एक बार हमको दिखाई देता है कि अपमान, विरोध, क्रोध, घृणा करके आप हमारी तरफ आ रहे हैं, आपने अपने अंदर आग लगा लिया है और उसमें जल रहे हैं, अपना मानसिक एक्सीडेंट कर लिए हैं, मानसिक रूप से अपना हाथ पैर तुड़वा लिए हैं और फिर हमारी तरफ आए हैं, तो अब हम ब्रेक मारेंगे कि हम भी उसमें कूद पड़ेंगे? ये दिखना जरूरी है। दूसरी चीज ये दिखना जरूरी है। मैं इसी उदाहरण को बढ़ा के कहता हूँ, आप रोड पे एक ड्राइविंग कर रहे हो, अपनी स्कूटी चला रहे हो, बढ़िया परफेक्ट एकदम अपने राइट लेन में ठीक से चला रहे हैं, अगला रॉन्ग साइड से टकराने के लिए आ रहा है, ठीक, शराब पी के आ रहा हो, नींद में आ रहा हो, आंख मूंदे आ रहा हो, जिस कारण से असंतुलित हो गया हो इसलिए आ रहा हो, और आपको दिखता है कि वो आपसे टकराने आ रहा है, आप अपनी गाड़ी को बचाने का काम करते हैं कि आप कहते हैं मैं तो ठीक लेन में हूँ, हटना है तो तुम हटो, हम तो नहीं हटेंगे? हम बचाने का कोशिश करते हैं। क्यों? क्योंकि अपनी स्कूटी नहीं तुड़वानी, अपना हाथ पैर नहीं तुड़वाना।
जितना जितना हमको ये बात दिखता जाता है ना कि अपमान, विरोध, क्रोध में अपना दुख है, दूसरे का दुख है, तो जैसे ही अगला अपमान, विरोध और क्रोध के साथ हमारी तरफ आता है, हमको दिखाई देता है कि इसने अपने अंदर आग लगा लिया है। हमको दिखाई देता है कि इसने अपना मानसिक एक्सीडेंट कर लिया है। हमको दिखाई देता है कि इसने अपना हाथ पैर तुड़वा लिया है। हमको दिखाई देता है कि ये दुखी और परेशान है। सर, इससे मुझे एक जोक याद आता है। एक भाई साहब चाचा जी के हाथ पैर टूट गए, किसी महिला ने टक्कर मार दी, वो कंप्लेन करने गया पुलिस में, तो पुलिस वाले ने उसको धमकाया कि बोला आपको पता है कि एक लेडी जब स्कूटी या स्कूटर चला रही है तो आपको उससे दूर रहना चाहिए। अरे दूर की क्या बात करते हो, मैं तो अपने खेत में था, वहाँ आके मुझे टक्कर मार गई, तो मैं मुझे मुआवजा दिलवाइए। तो ये समझना जरूरी है कि अगला व्यक्ति जो अपमान, चिंता नहीं करिए, ये जो आप बता रहे हैं ना, ये महिलाएं थोड़ी देर बाद आपको बताने वाली हैं कि पुरुष लोग क्या करते हैं। मैं देख रहा था, लिस्ट इकट्ठा हो रहा है, हम ये ध्यान दिला दे रहे हैं। ये जोक के तौर पर सीरियसली मत लीजिए सर, लेकिन एक कोटेशन मैंने कहा था, अ ट्रू टीचर इज वन हु कम्स टू द लेवल ऑफ स्टूडेंट्स, वो विवेकानंद जी का, और आगे फिर याद आ गया, हु सीज थ्रू देयर आईज, who hears through their ear, and above ears, and above all who experiences through their hearts। यानी बच्चा क्या फील करता है, नॉट सिंपैथी बट एम्पैथी, जिसको समानुभूति कहते हैं, उस भाव से अगर बच्चे के साथ मेल मिलाप होगा टीचर का, तो क्लासरूम विल बी ए हेवन, वर्ग स्वर्ग हो जाएगा। धन्यवाद। तो इतने के साथ देखेंगे ना, तो जो दूसरी बात मैं कह रहा हूँ वो ये कि अगला व्यक्ति जब भी अपमान, क्रोध, विरोध और घृणा के साथ हमारे पास आता है, हमारी ओर आता है, पहली चीज़ हमको ये देखने की ज़रूरत है, उसका शब्द सुनाई दे चाहे नहीं दे, गाली क्या दे रहा है वो सुनाई दे चाहे नहीं दे, चेहरे का एक्सप्रेशन कैसा है वो चाहे दिखाई दे या ना दे, पहली चीज़ ये दिखने की ज़रूरत है कि उसने अपना मानसिक एक्सीडेंट कर लिया है, उसने अपना हाथ पैर तुड़वा लिया है, ठीक है, उसने अपनी स्कूटी का एक्सीडेंट कर लिया है, ठीक है, और इस कारण से वो दुखी और परेशान है। अगर इस दृष्टि से हम देखेंगे ना, तो हमारे ब्रेक अपने आप लग जाएंगे और हमारा उसमें कूदने का मन नहीं करेगा। तो हम सिंपल ये दो बात कह रहे, जिसको होमवर्क करके देखिएगा कि जिस व्यक्ति पर भी हमारी नज़र पड़ती है उसका बाकी सब कुछ हमको बाद में दिखाई दे, पहली चीज़ ये दिखाई दे कि वो भी मेरे जैसा मानव है जो खुद सुखी समृद्ध होना चाहता है, हमको सुखी समृद्ध करना चाहता है। गलती नासमझी बस योग्यता के अभाव में होती। दूसरी ये चीज़ दिखाई दे जब वो गलती, ये तो कभी भी देख सकते हैं आदमी के लिए हमेशा, और जब वो गलती करता हुआ दिखाई दे तो इस पहले के साथ इस दूसरी बात को भी देखने की ज़रूरत है कि वो दुखी है, परेशान है, पीड़ित है। क्योंकि अपमान, विरोध, क्रोध, घृणा एक मानसिक आग की तरह है जो दूसरे को बाद में जलाती है, अपने को पहले जलाती है। कैसे पता चला है हमको? अपना अध्ययन करके पता चला है कि एक क्षण भी हमारे अंदर अपमान आता है, क्रोध आता है, विरोध आता है, ईर्ष्या आती है, हमको जलाती है, हम उसमें से बाहर निकलना चाहते हैं। तो जैसे हमको यहाँ के कपूर के बारे में, कर्पूर जानते, वो जो आरती में लगाते कर्पूर बोलते हैं, हमारे यहाँ क्या कहते, कपूर। यहाँ के कपूर में आग लगती है तो हमको पता है कहीं के भी कपूर में आग तो लगेगी जी, और वही खुशबू आएगी। तो जैसा अपने लिए हमको ये दिखता है कि ये सब आग की तरह है और हमको जलाती है, तो ऐसा आपके लिए भी दिखाई देता है कि आप अपमान, विरोध, क्रोध, घृणा के साथ जैसे ही मेरी तरफ आते हैं, हमको पहली चीज़ दिखाई देती है कि मानसिक एक्सीडेंट हो गया है, परेशानी में है, समस्या में है। इस दृष्टि से जैसे ही देखते हैं ना, अपने अंदर दया उभरने के चांस, विरोध उभरने का चांस खत्म हो जाता है, क्रोध उभरने का चांस खत्म हो जाता है। ये दो चीज़ देखिए। कल एक तीसरी चीज़ पर और हम बात करेंगे जो देखी जा सकती है, वो ये कि अगला व्यक्ति अगर परेशान हो रहा है, दुखी हो रहा है, अपमान कर रहा है, तो कौन सी ज़रूरत उसकी पूरी नहीं हो रही है जिसके कारण वो ऐसा कर रहा है।
कौन सा कांटा चुभ रहा है उसके पैर में जिसके कारण वो चीख चिल्ला रहा है, वो कांटा पहचानने की ज़रूरत है। उस पर कल बात करेंगे हम, आज बात नहीं करते। आज के लिए तो ये दो चीज़ देखने का काम करिए। जिस व्यक्ति पर भी नज़र पड़े, मूलतः वो अपना शुभ चाहता है, हमारा भी शुभ चाहता है, नासमझी बस योग्यता के अभाव में गलती करता है। ये बात हमको बच्चे से बड़े तक हर किसी के लिए दिख सके। और दूसरा, जब भी वो कोई गलती करता हुआ दिखाई देता है तो ये दिख सके कि ये उसकी मूल प्रवृत्ति नहीं है और ऐसा करते हुए वो दुखी है, परेशान है, पीड़ित है और फिर हमारी तरफ असंतुलित होके आ रहा है। हम डिसाइड कर सकते हैं फिर कि टकराना, कि साइड होना, कि क्या करना। विचार करिएगा। हम सम्मान पर थोड़ा बात कर देना चाहते हैं। सम्मान का मतलब है दूसरे मानव का ठीक ठीक आकलन कर पाना, सम्यक रूप से उसको माप पाना, उसका आकलन कर पाना, उसका मापन कर पाना, राइट इवैल्यूएशन कर पाना, इसको सम्मान के रूप में पहचाना है। अभी अपने जीने में देखेंगे तो जाने अनजाने बहुत सारा अधिमूल्यन, अवमूल्यन, अमूल्यन होता रहता है। अधिमूल्यन का मतलब है उसको बहुत बढ़ा चढ़ा करके कहना, अवमूल्यन का मतलब है उसको कम करके कहना, अमूल्यन का मतलब है बिल्कुल ही अन्यथा, अदरवाइज कहना। जैसे आप बहुत बार देखेंगे हम किसी की प्रशंसा में बहुत सारी चीज़ों को बढ़ा चढ़ा करके बोलते हैं, उसको अधिमूल्यन कह रहे हैं। अधिक बताने का काम जो हम कर रहे हैं वो अधिमूल्यन है। आप ज़्यादातर समय देखेंगे कि जब हमको अधिक बताया जाता है ना, दो में से एक बात हमको लगती है। या तो हमको लगता है कि इसका कोई काम है जो अभी निकलवाना चाह रहा है, उसके लिए पर्याप्त बटरिंग का इंतजाम लेके आया है, या तो ऐसा लगता है हमको, या हमको लगता है कि ये इतना अधिक हमारे बारे में बता रहा है कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों ये इसको पता चल जाएगा, इसको हम छुपाए और बनाए कैसे रख सकते हैं। ये दो में से कोई भी स्थिति बने, हमारा आपके प्रति आश्वस्ति नहीं होता है। तो आप जब अधिक आकलन कर रहे होते हैं, हमारा बहुत बढ़ा चढ़ा के बोल रहे होते हैं, तो या तो हमको इस बात पर डाउट शुरू होता है कि कौन सा काम निकलवाना है आपको, या अपने अंदर ही एक भय और घबराहट शुरू होती है कि यार आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों ये बात तो खुल जाएगी, इसको कैसे बना और बचा के रख सकते। तो पूरा ध्यान एक भय और घबराहट में जाके उलझ जाता है। ऐसे ही अवमूल्यन की जगह पर कम आकलन करने का काम हम जैसे ही किसी को करते हैं, वो रिएक्टिव होकर जवाब देना शुरू कर देता है। जैसे एक बच्चा खेलता हुआ दिखाई दे और आप उसको कहो कि तुम दिन भर पढ़ाई तो कर नहीं रहे हो, बैठ करके पढ़ो। जैसे ही आप कहेंगे ना कि दिन भर पढ़ाई नहीं कर रहे हो, वो बताना शुरू कर देगा सुबह कब पढ़ा था, दोपहर कब पढ़ा था और शाम को कब पढ़ा था। वो बताना शुरू कर देगा। जैसे ही आपने उसको किसी काम के लिए कहा और उसने काम नहीं किया और आप कहते हैं नालायक तुम किसी काम के नहीं हो, वो गिनाना शुरू कर देता है कि सुबह से शाम तक क्या क्या हम किए हैं। बाहर गिनाए ना गिनाए, अंदर गिनाना शुरू कर देता है। बाहर अगर उसको भय हो कि थप्पड़ और साथ में लग जाएगा तो बेचारा बाहर नहीं गिनाता है, अंदर गिनाना शुरू कर देता है। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता जाएगा और थप्पड़ का भय खत्म होता जाएगा, वैसे वैसे बाहर भी गिनाना शुरू करते हैं। तो जैसे ही हम किसी का अवमूल्यन करते हैं, कम आकलन करके बताते हैं, वो उसको स्वीकार नहीं होता है, उसको स्वीकार नहीं होता है। आप जैसे ही किसी को कहते हैं तुम घर में कुछ कंट्रीब्यूट नहीं करते हो, कुछ सहयोग नहीं करते हो, अगला तुरंत गिनाना शुरू कर देगा कि कहाँ कहाँ क्या क्या किए थे। वो कहेगा अच्छा कुछ नहीं करते हैं ना, कल सुबह ये काम कर लेना खुद से। अच्छा कुछ नहीं करते हैं ना, आज सुबह ये कौन कर दिया था, आज दोपहर ये काम किसने किया था। अच्छा ठीक है हम कुछ नहीं करते हैं ना, कल से कर लेना फिर ये सब काम तुम खुद ही। देखेंगे जब हम कुछ नहीं करते हैं तो ये पकड़ना ज़रूरी है कि जैसे ही अवमूल्यन करते हैं हम किसी का, वो उसको स्वीकार नहीं करता है, वो उसको रिएक्ट करता है। और अवमूल्यन का अन्यथा आकलन का मतलब है
बिल्कुल ही अलग हट के उसको महानालायक की कैटेगरी में डाल देना। जब हम नाराज होते हैं ना, बिहार यूपी साइड में, तो आदमी को कहते गधा है, उल्लू का पट्ठा है। उल्लू का पट्ठा कहते समय ये भी ध्यान में नहीं रहता है कि उल्लू कहे किसको रहे, कि ये जो अमूल्यन की जगह पर हम जाते हैं ना, अदरवाइज इवेल्युएशन करने की जगह पर हम जाते हैं, तो ये दिखता है कि जो जहाँ है नहीं उसको वहाँ आरोपित करके देखने का काम हम करते हैं। आदमी के साथ जीने में अधिमूल्यन करें, अवमूल्यन करें, अमूल्यन करें, ये तीनों ही अपमान है। ये तीन में से कोई भी हमको स्वीकार नहीं होता है, हमको स्वीकार नहीं होता है। और अभी अपने जीने में देखेंगे तो जाने अनजाने हम इसमें से बहुत सारा कर ही रहे होते हैं, कर ही रहे होते हैं। अगर एक बार ये देखेंगे कि फिर वस्तुतः सम्मान करने का आधार क्या हो, तो मानव जो मैं और शरीर, जीवन और शरीर, इन दोनों के सहअस्तित्व के रूप में दिखाई देता है। हमको ये समझ में आ गया है कि इसमें शरीर तो साधन है, निर्णय तो मुख्य रूप से जीवन लेता है, और जीवन जो निर्णय लेता है शरीर उसके हिसाब से करता है। तो हम आकलन करने जाएंगे, इवेलुएट करने जाएंगे सम्मान के लिए, तो शरीर का आकलन करेंगे कि मैं का जीवन का आकलन करेंगे? मैं का आकलन करने का काम करेंगे। मैं का जब आकलन करने जाते हैं ना, तो ये दिखता है कि जैसा मैं सुख समृद्धि पूर्वक जीना चाहता हूँ, वैसा ही आप भी सुख समृद्धि पूर्वक जीना चाहते हैं। इस रूप में हमारा आपका लक्ष्य, हमारा आपका गोल, हमारा आपका पर्पस सिमिलर है, एक जैसा है। जैसा मैं सुख समृद्धि पूर्वक जीना चाहता हूँ, वैसा ही आप भी सुख समृद्धि पूर्वक जीना चाहते हैं। इस रूप में हमारा आपका लक्ष्य एक जैसा है। प्रोग्राम की जगह पर देखिएगा, कार्यक्रम की जगह पर देखिएगा, तो हम लोगों ने पीछे देखा कि निरंतर सुख समृद्धि पूर्वक जीने के लिए मानव, परिवार, समाज और प्रकृति या अस्तित्व, इन चारों जगहों पर व्यवस्था को, हार्मनी को समझना और हार्मनी के साथ जीना, यही हमारे सुखी होने का प्रोग्राम है। जैसा ये बात हमको अपने लिए दिखाई देती है, वैसा ही आपके लिए भी दिखाई देता है कि मूलतः कार्यक्रम आपके सुखी होने का भी यही है कि आप अपने जीने के सभी आयामों में व्यवस्था को समझ करके, हार्मनी को समझ करके, हार्मनी के साथ, व्यवस्था के साथ जी पाते हैं, तो आप सुखी समृद्ध होते हैं। इस रूप में कार्यक्रम की जगह पर भी हम एक जैसे हैं, तो हमारा पर्पस या गोल एक जैसा है। उस गोल को पूरा करने के लिए जो प्रोग्राम है वो भी एक जैसा है, एक जैसा है। तीसरी जगह पर देखिएगा तो पोटेंशियल की जगह पर, क्षमता की जगह पर भी हम एक जैसे हैं कि ये जो इच्छा है, विचार है, आशा है, जिसको हम लोगों ने चित्रण की क्रिया के रूप में, विश्लेषण की क्रिया के रूप में, आस्वादन, चयन, तुलन की क्रिया के रूप में देखा था, उसको सामान्य भाषा में कहें तो कुछ न कुछ सोच, कुछ न कुछ विचार हमारे आपके सबके अंदर लगातार चलता रहता है। आप में भी लगातार चल रहा है, हम में भी लगातार चल रहा है। तो पोटेंशियल आपके अंदर भी है, पोटेंशियल हमारे अंदर भी है। इच्छा करने की क्षमता, विचार करने की क्षमता आपके अंदर भी है, 24 घंटे करने की हमारे अंदर भी है। इस रूप में भी हम दोनों एक दूसरे के बराबर हैं, एक दूसरे के जैसे हैं। सहज स्वीकृति के आधार पर चीज़ों को जांच परख करने की क्षमता आपकी भी है, सहज स्वीकृति के आधार पर चीज़ों को जांच परख करने की क्षमता हमारी भी है। और मज़े की बात यह है कि हम दोनों का निष्कर्ष इसमें एक जैसा ही निकलता है। आप भी अपनी सहज स्वीकृति के आधार पर जांच के देखते हैं तो विश्वास, सम्मान, स्नेह, सदुपयोग, शरीर का स्वास्थ्य, यही आपको सहज रूप में स्वीकार होता है। हम भी अपने को जांच परख करके देखते हैं तो वही विश्वास, सम्मान, स्नेह, सुविधा का सदुपयोग, शरीर का स्वास्थ्य, वही हमको सहज रूप में स्वीकार होता है। तो इन तीनों पैरामीटर्स पर, लक्ष्य की जगह पर, कार्यक्रम की जगह पर, क्षमता की जगह पर हम एक जैसे हैं। इस रूप में दूसरे को अपने जैसा स्वीकार पाना,
अपने बराबर की जगह पर स्वीकार पाना, अपने जैसे ही एक मानव के रूप में देख पाना, ये सम्मान की न्यूनतम जगह है। जाने अनजाने अभी हमारे जीने का जो डिज़ाइन हो गया है, उसमें कहीं ना कहीं हम ज़्यादातर समय ये बताने की कोशिश करते रहते हैं कि मैं तुमसे विशेष हूँ, मैं तुमसे खास हूँ, मैं तुमसे बेहतर हूँ, मैं तुमसे श्रेष्ठ हूँ। जितनी ज़्यादा जोर से हम इसको सिद्ध करने की कोशिश करते हैं, अगला उतने ज़्यादा जोर से उसको रिएक्ट करता है, उसको रिटेलिएट करता है, उस पर प्रतिक्रिया करता है। दूसरा मानव को अपने जैसे ही एक मानव के रूप में देख पाना, हम सभी यहाँ एक लक्ष्य के अर्थ में, एक कार्यक्रम के अर्थ में, एक क्षमता के साथ बने हुए हैं। इस रूप में दूसरे मानव को भी अपने जैसा, अपने बराबर की जगह पर रख के देख पाना, ये सम्मान का न्यूनतम जगह है। जैसे ही हम दूसरे को अपने से नीचा बताने की, अपने से कम बताने की कोशिश करते हैं, दूसरा उसको किसी भी तरह से नहीं स्वीकारता है, किसी भी तरह से नहीं स्वीकारता। तो दूसरे मानव को अपने जैसे एक मनुष्य के रूप में देख पाना, स्वीकार पाना, ये सम्मान की न्यूनतम जगह दिखाई देती है। तो जब मैं के आधार पर देखते हैं, स्वयं के आधार पर, जीवन के आधार पर देखते हैं, तो लक्ष्य में, कार्यक्रम में, क्षमता में हम एक रूप हैं। डिफरेंस कहाँ है हमारा, अंतर कहाँ है हमारा? योग्यता में अंतर हो सकता है, योग्यता में अंतर हो सकता है। योग्यता में अंतर का मतलब ठीक समझने जीने का काम या तो आपने ज़्यादा कर लिया होगा या मैंने ज़्यादा कर लिया होगा, वो अंतर हो सकता है, उस पर हम बात करेंगे। माइक ले लीजिए। वो फॉर्म के बारे में एक थोड़ी 5:30 होने आए तो एक वाला कॉलम कंपलसरी नहीं है ना, तो लक्ष्य शुरू कर लो ना। शुरू कर लूं? तो लक्ष्य की जगह पर, कार्यक्रम की जगह पर, क्षमता की जगह पर दूसरा हमको जो अपने जैसा दिखाई देता है, इस रूप में दूसरे को अपने जैसे मानव के रूप में देख पाना, ये सम्मान की न्यूनतम जगह है। इसके साथ देखिएगा कि अंतर कहाँ दिखाई देता है, तो योग्यता में, कॉम्पिटेंस में अंतर दिखाई देता है। और उसमें दो संभावना है, एक ये कि दूसरा मुझसे अधिक समझदार जिम्मेदार है, या मैं दूसरे से अधिक समझदार जिम्मेदार हूँ। ये दो ही तो संभावना है। दूसरा मुझसे अधिक समझदार जिम्मेदार है या मैं दूसरे से अधिक समझदार जिम्मेदार हूँ। दूसरा अगर हमको अपने से अधिक समझदार और जिम्मेदार दिखाई देता है और हमको लगता है कि उससे बात करके हमारी ज़िंदगी भी बेहतर हो जाएगी, हमारी समस्याएं भी कुछ हल हो जाएगी, हम उससे समझने सीखने को तत्पर होते हैं कि नहीं होते? होते हैं। तो ये दिखता है कि दूसरा मुझसे अगर अधिक समझदार जिम्मेदार है तो मैं दूसरे से समझने सीखने को तत्पर होता ही हूँ, रहता ही हूँ। अब दूसरी संभावना पे बात कर लेते हैं कि मैं दूसरे से अधिक समझदार जिम्मेदार हूँ या दूसरा हमसे कम समझदार जिम्मेदार है, जो भी भाषा प्रयोग करिए। अगर मैं आपसे अधिक समझदार हूँ तो ज़्यादा जिम्मेदारी पूर्वक जीने का काम कौन करेगा? मैं करूँगा कि आप करेंगे? अगर मैं आपसे अधिक समझदार हूँ तो ज़्यादा जिम्मेदारी पूर्वक जीने का काम कौन करेगा? जो अधिक समझदार होगा कि जो कम समझदार होगा? अधिक समझदार होगा। गलती कौन कम करेगा? जो अधिक समझदार होगा कि जो कम समझदार होगा? उत्तर साफ है ना। गलती हमसे क्या होती है कि हम संबंध में मानते हैं कि समझदार तो मैं अधिक हूँ, जिम्मेदार तुम अधिक बनो। ठीक है, समझदार तो मैं अधिक हूँ, गलतियाँ तुम कम करो। ये पकड़ना जरूरी है हमको कि अगर समझदारी हमारी अधिक है तो जिम्मेदारी भी हमारी ही अधिक होगी ना, कि नहीं? गलतियां हमारी ही कम होगी ना। लेकिन हम सारा डिजाइन जो जीने में लगाते हैं ना,
और डिज़ाइन ऐसा बनाते हैं कि मैं अधिक समझदार हूँ, और उसका पहचान क्या मानते हैं अपने अधिक समझदार होने का? तुम्हारी गलतियाँ ढूंढ ढूंढ करके हम बता देंगे बहुत सारी। ये प्रमाण है हमारी समझदारी का। हमको ये पहचानना ज़रूरी है कि अपने अधिक समझदार होने का प्रमाण ये नहीं है कि दूसरे की गलतियों की लंबी लिस्ट बना दें हम। अपने अधिक समझदार होने का प्रमाण ये है कि उस संबंध में ज़्यादा जिम्मेदारी के साथ जीने का काम हम करते हैं। जब मैं जिम्मेदारी पूर्वक सही भाव से जीता हूँ ना, तो इसका आराम अगले व्यक्ति को मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि अपमान, विरोध, क्रोध, बेईमानी करता हुआ व्यक्ति भी हमसे तो सम्मान, स्नेह, विश्वास और ईमानदारी की ही अपेक्षा रखता है। इसलिए मैं जैसे ही विश्वास, सम्मान, स्नेह, ईमानदारी जैसे भावों से जीता हूँ, आपको आराम मिलता ही है। और जीता हूँ कह रहा हूँ, मैं बोलता हूँ नहीं कह रहा हूँ। सम्मान को हम कितना भी एक्सप्लेन कर दें, स्नेह को हम कितना भी एक्सप्लेन कर दें, विश्वास को हम कितना भी एक्सप्लेन कर दें, अगर हमारे जीने में वो नहीं है तो आपको उसका कोई आराम नहीं मिलने वाला है, बल्कि आपको रिएक्शन और हमारे प्रति बढ़ने वाला है कि नालायक, देखो घर में तो नरक बनाए हुए है, यहाँ आके इतना अच्छा बोल रहा है कि नहीं। तो हमारे बोलने से अगले को आराम नहीं मिलता है। हमको लगता है हम तो जीवन विद्या की इतनी बात सुन करके चले गए, हम घर में समझा रहे हैं लोगों को, ये कोई सुनते ही नहीं है हमारी बात। घर वाले उसी दिन सुनेंगे जिस दिन उनको आपके जीने में जिम्मेदारी पूर्वक कुछ बदलाव दिखाई देगा। अगर वो आचरण में, जीने में कोई बदलाव नहीं दिखाई दे रहा है, तो मैं कहता हूँ जो दवा आपके लिए ही नहीं काम कर रही है वो दूसरे के लिए क्या काम करेगी जी, कि नहीं। तो ये दिखना ज़रूरी है कि इस पूरी बात को आप अगर चाहते भी हैं कि आपके घर वाले लोग इसको सुने, समझें, इसमें जुड़ें, तो कहीं ना कहीं इसके आधार पर अपने आचरण में, अपने व्यवहार में, अपने जीने में बदलाव को सुनिश्चित करने की ज़रूरत है। उसके बिना बहुत फर्क नहीं पड़ने वाला है। उसके बिना आप कहने जाएंगे ना तो अगला कहेगा देख लिए तुम्हारी जीवन विद्या, कर क्या रहे हो, देखे हो कभी? 2-4 शिविर और जाके तुम ही करो, घर की थोड़ी शांति बढ़ेगी, मैं पहले से ठीक हूँ। अगर आचरण में नहीं है और सिर्फ भाषा में हम उसको बोलने का काम कर रहे हैं ना, किसी को आश्वस्ति नहीं जाती। आप देखिए ना, घर में आप अगर जिम्मेदारी के साथ जीना शुरू करेंगे, जिम्मेदार आदमी किसको पसंद नहीं आता? आपको ही जिंदगी में जब कभी उलझन होता है, तनाव होता है, समस्या होती है और कोई जिम्मेदार आदमी आपको दिखाई दे, आप उससे बात करना ही चाहते हैं, चर्चा करना ही चाहते हैं, शेयर करना ही चाहते हैं, सुझाव लेना ही चाहते हैं, कि नहीं? ये दिखता है। तो घर के दूसरे लोग अगर हमसे सुझाव लेना नहीं चाह रहे हैं, हमारी बात सुनना नहीं चाह रहे हैं, उस पर ध्यान देना नहीं चाह रहे हैं, इसका मतलब है कि उनको हम में संभावना ही नहीं दिखाई दे रही। और ये संभावना दिखनी शुरू होती है आचरण में बदलाव होने से। मैं बार बार ये कहता हूँ कि आचरण में बदलाव ही वो जगह है जहाँ से अगले का उल्टा रखा हुआ कटोरा सीधा होता है। वो कटोरा सीधा नहीं हुआ है और फिर ज्ञान के प्रवचन हम उसमें डालते चले जाएं, बूंद भर भी नहीं जाना है जी। और ये जो कटोरा सीधा होता है ना, बाहर के लोगों का तो कटोरा फिर भी आपकी भाषा से सीधा हो सकता है, घर के लोगों का सीधा नहीं होगा आपके बोलने से। वो तो हमारे आचरण से, हमारे जीने से ही होता है। तो मैं जब जिम्मेदारी पूर्वक सही भाव से जीता हूँ ना, तो दूसरे को हमसे सुनने, समझने, सीखने की प्रवृत्ति बनती है और फिर मैं दूसरे को समझने, सीखने में सहयोग के लिए तत्पर रहता हूँ, सहयोग कर पाता हूँ। इस रूप में हम दोनों एक दूसरे के पूरक हो पाते हैं। दूसरा हमसे अधिक समझदार जिम्मेदार है तब भी, मैं दूसरे से अधिक समझदार जिम्मेदार हूँ तब भी, दोनों ही स्थिति में हम एक दूसरे के लिए पूरक होते हैं, सहयोगी होते हैं, न कि समस्या होते हैं। नमस्ते। नमस्ते। जो मेरा बेटा पहले मेरे को वो सारी
तो मेरा बेटा जो घर में आता था तो सारी वो शिविर में आके बातें करता था, तो पहले मुझे भी थोड़ा अजीब भी लगता था कि नहीं हम जैसे वैसे ठीक है, पर जैसे धीरे धीरे वो उनकी प्रक्रिया वो मेरे को बताता रहा, फिर उसको आचरण में भी मेरे को दिखने लगा कि नहीं ये उस तो वो जो बोल रहा है वो बहुत सही है, तो मुझे भी इसमें जांचना पड़ेगा कि नहीं जो मैं जो मेरे मन में जो है पहले से मैं मान के रखा हुआ है वही सही है कि वो बोल रहा है वो सही है। फिर मुझे धीरे धीरे ऐसा लगा कि नहीं जो मेरी मान्यताएं थी वो थोड़ी अलग थी, वही सही है कि वो हम बैठ के गोष्ठी करते हैं वगैरह करते हैं तो कुछ भी समस्या घर में रहती है तो उससे बाद ना बातें करते हैं ना तो इसी में से कुछ ना कुछ हल निकल जाता है कि नहीं वही सही रहता है कि घर में शांति बनी रहती है। तो ठीक बात है, हाँ। ठीक बात है। तो पूरे सम्मान का सार देखेंगे कि क्या है ना, तो लक्ष्य की जगह पर, कार्यक्रम की जगह पर, क्षमता की जगह पर दूसरा मेरे जैसा है, इस रूप में दूसरे को अपने जैसे अपने बराबर की जगह पर मानव के रूप में पहचानना ये न्यूनतम ज़रूरत है। उसके साथ योग्यता की जगह पर दूसरा अधिक समझदार जिम्मेदार है तो भी हम एक दूसरे के पूरक हैं, मैं अधिक समझदार जिम्मेदार हूँ तो भी हम एक दूसरे के पूरक हैं। अभी जो कठिनाई होती है वो ये कि अभी सम्मान के नाम पर हम बहुत सारा भेद करते हैं, डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, और ये डिस्क्रिमिनेशन हर आधार पर हो सकता है। जैसे शरीर के आधार पर, आयु के आधार पर हम डिस्क्रिमिनेट करते हैं, बड़ों का सम्मान छोटों का नहीं। वंश के आधार पर हम सम्मान करते हैं, ठीक है, ब्राह्मण का सम्मान वैश्यों का नहीं, शूद्रों का नहीं, जैसा भी भाषा बोल लीजिए। जाति के आधार पर हम सम्मान करते हैं, ये जाति का सम्मान वो जाति का नहीं, ठीक है। जेंडर के आधार पर हम कहते हैं पुरुषों का सम्मान महिलाओं का नहीं, या जैसा भी वाइस वर्सा प्रयोग करिए, महिलाओं का सम्मान पुरुषों का नहीं। सुविधा के आधार पर हम भेद करते हैं, धन के आधार पर, पद के आधार पर, मान्यता के आधार पर हम भेद करते हैं, डिग्री कितनी है, भाषा कौन सी बोलता है, जन्म स्थान कहाँ है, रहने वाला कहाँ का है। आप लौट करके देखिए, इनमें से किसी भी आधार पर जब कोई आपको अपमान करता है, धन के आधार पर अधिक धन वाला व्यक्ति आपको अपमान करे, आपको स्वीकार होता है क्या? पद के आधार पर अधिक पद वाला व्यक्ति आपको अपमान करे, आपको स्वीकार होता है क्या? भाषा के आधार पर कोई व्यक्ति आपका अपमान करे, आपको स्वीकार होता है क्या? कहाँ जन्म है आपका, कितनी डिग्री आपकी कम है, इस आधार पर कोई आपको अपमान करे, आपको स्वीकार होता है क्या? आयु के आधार पर, वंश के आधार पर, जाति के आधार पर, जेंडर के आधार पर कोई हमारा अपमान करे, ये हमको स्वीकृत होता है क्या? नहीं होता है। बल्कि ध्यान से देखेंगे तो ये दिखेगा कि इनमें से जिस आधार पर भी समाज में अपमान होता है ना, उसका विरोध दिखाई देता है। तो जहाँ महिलाओं के साथ अपमान हो रहा है वहाँ महिला सशक्तिकरण का प्रोग्राम चलता हुआ दिखाई देगा, वुमेन एम्पावरमेंट के प्रोग्राम चलते हुए दिखाई देंगे। जहाँ जाति के आधार पर अपमान चल रहा है वहाँ आपको बहुत सारे आंदोलन उस आधार पर होते हुए दिखाई देंगे। अगर वंश के आधार पर गोरे काले के बीच भेद हो रहा हो तो वहाँ भी दिखाई देगा आपको आंदोलन होता हुआ। आयु के आधार पर अगर हम करते हैं तो जेंडर गैप के रूप में वो दिखना शुरू हो जाता है। ऐसे ही इसमें से धन के आधार पर, पद के आधार पर, भाषा के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर, इनमें से जिस पैमाने से भी हम किसी का अपमान करते हैं, किसी को नीचा दिखाते हैं, किसी को कम बताते हैं, ये उसमें से किसी को स्वीकार नहीं होता, क्योंकि ये सब मानव की सेकेंडरी टर्सरी पहचान तो हो सकती है। मानव की मूल पहचान तो ये है कि वो मानव है, जीवन और शरीर का सहअस्तित्व है। जीवन में लक्ष्य की जगह पर, कार्यक्रम की जगह पर, क्षमता की जगह पर हम एक जैसे हैं, और योग्यता की जगह पर हम एक दूसरे के पूरक हैं, सहयोगी हैं। इस रूप में मानव को देख पाना मानव का सम्यक आकलन है, मानव का सम्मान है। उस मूलभूत आधार को नहीं देख करके हम जाति, धन, पद, पैसा, धर्म, संप्रदाय
ऐसी बीसियों चीज़ों को देख लें, ये ऐसा ही है जैसे घर में रखी हुई महत्वपूर्ण चीज़ को आप ना देखें, बाकी सारे कचरे पर ध्यान को गड़ाए रखें, तो उसमें से कुछ निष्कर्ष निकल के हाथ में नहीं आता। इतने के साथ विचार किया जाए, ये विश्वास और सम्मान में रुक करके हर बार देखा जाए कि सम्मान के नाम पर अभी कितना हम दूसरे का ठीक ठीक आकलन करते हैं या इन आधारों पर भेद कर रहे होते हैं। और ये भी देखा जाए कि इन आधारों पर जब कोई हमारे साथ भेद करता है वो हमको स्वीकार होता है क्या। ये देखा जाए कि समाज में जब इस आधार पर भेद हो रहा है तो उसके खिलाफ आंदोलन, धरना, प्रदर्शन होता है कि नहीं होता है। आप देखिए कि दूसरा आपको अपने बराबर की जगह पर रख करके बात करे, ये आपको स्वीकार होता है, या दूसरा आपको नीचा दिखा करके बात करे, ये आपको स्वीकार होता है। ये जांच परख करके देखा जाए सम्मान के संदर्भ में, और विश्वास के संदर्भ में इस बात को देखा जाए कि दूसरा मानव भी मूलतः अपना सुख समृद्धि चाहता है, हमारा सुख समृद्धि चाहता है, और गलतियां जो भी होती हैं वो नासमझी बस होती हैं। इस बात को देखने के काम को किया जाए। इतने होमवर्क के साथ मैं आज के सेशन को क्लोज करता हूं। 1 मिनट बचा है तो आपका कमेंट सुन लेते 1 मिनट में। जी, मुझे इस पर यानी जीवन को जब तक हम पूरी तरह से देख नहीं लेते हैं तब तक ये विषय को हम क्लैरिटी में नहीं ला पाते हैं। जीवन के स्थान से देखेंगे तो शरीर, आयु, वंश, जाति, लिंग, सुविधा, साधन, धन, पद, मान्यता, ये जो जितना भी है वो वहाँ प्लेसमेंट हो सकता है। हम जीवन रूप में सब समान हैं और उसी के आधार पर हम क्षमता को और कार्यक्रम को निर्धारण करते हैं। मेरा केवल एक छोटा सा प्रश्न है कि देश में और भारत और दुनिया के देश में नारी सशक्तिकरण के बड़े बड़े कार्यक्रम चल रहे हैं। शायद पुरुष और स्त्री में ये असंतुलन जबरदस्त भयंकर रूप से चल रहा है। तो क्या ये जो नारी सशक्तिकरण, ये जितने भी आयोग चल रहे हैं या मानवाधिकार चल रहे हैं, ये चीज़ उनमें जाना जरूरी है या नहीं? अल्टीमेटली देखिएगा तो मानव को समझने के संदर्भ में जितनी भी बात कर रहे हैं ना, ये तो हर मानव तक जाने की ज़रूरत है। एक भी मानव संसार में ऐसा नहीं मिलेगा आपको जिसको समझदारी की ज़रूरत नहीं। यहाँ जितनी भी बातें कर रहे हैं वो यूनिवर्सल ढंग से, सार्वभौम ढंग से हर मानव के लिए एक जैसा लागू होता हुआ दिखाई देता है। तो आप कहीं के भी मानव की बात करेंगे, किसी भी जाति का, किसी भी धर्म का, किसी भी वंश का, किसी भी संप्रदाय का, किसी भी आयु का, किसी भी पद पैसे का, किसी भी भाषा और जन्म स्थान वाला, वो सब के लिए ये बात एक जैसी लागू होती है। ये बात तो दिखती ही है। तो ज़रूरत तो वहाँ भी है, ज़रूरत यहाँ भी है, ज़रूरत अपने परिवार में भी है, ज़रूरत अपने समाज में भी है। विचार किया जाए इस पर। कल लौट करके हम थोड़ा और इसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे, लेकिन ये विश्वास और सम्मान को बार बार थोड़ा पलट करके देखा जाए। 5:31 हो रहा है, 5:31, 5:45 हम लोग जो लोग रुके हुए हैं वो मीटिंग के लिए, गोष्ठी के लिए मिल सकते हैं। 5:45 यहीं पे मिलते हैं। जी भैया, धन्यवाद। नमस्ते सभी को। बहुत बहुत धन्यवाद आज के कार्यक्रम के।